और रोहिंग्या जब आए तो समस्या नहीं हुई, बोले उनको आने दो जी, आने दो। हिंदू पाकिस्तान से लुटपीट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता ना, इसलिए मुसलमान को नहीं रखा इसमें। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो संरचना थी भारत के समाज की, उसमें जो अल्पसंख्यक वहां हुए उनको यहां रखा गया। फिर क्या किया? हम लोग इंडिया अलायंस या विपक्ष का मानना यही है कि भाजपा गाहे बगाहे टेस्ट करने की कोशिश करती है कि आने वाले दिनों में हम संविधान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सीए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। जिस बिना पर देश विभाजित हुआ, एक घोषणा हो जाती भारत हिंदू राष्ट्र, तो कौन रोक रहा था? कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो लेके आ चुका हूं और अभी आप लोगों ने दोस्तों क्लिप देखी। तो आज की डिबेट का जो टॉपिक है वो सीएए कानून, जो जैसा कि आपको पता है कि सीएए कानून जो है भारत देश में लागू हो चुका है। इसके तहत जो भारत में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हुए, जो सताए हुए, वहाँ पे पीड़ित जो हिंदू हैं या सिख हैं या बहुत जो कम्युनिटी है, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस तरह का कानून जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमेशा से मुद्दे में रहा है, मतलब उनके एजेंडे में रहा है, और इस तरह के कानून को जो है लागू कर दिया गया। अब भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाई लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनको जो है पता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो उनकी जो राजनीति है इसी पे चलती है, मुस्लिमों के वोट पे। इसलिए जो है वो लोग ना चाहते हुए मतलब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो डिबेट में आज देखा आप लोगों ने, आजम खान जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि इसे सरकार जो है संविधान और कानून और सबका लोकतंत्र की पूरी जो है हत्या करना चाह रही है। दोस्तों, डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता ना, सही, इसलिए मुसलमान को नहीं रखा इसमें। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो संरचना थी भारत के समाज की, उसमें जो अल्पसंख्यक वहां हुए उनको यहां रखा गया है। फिर काय की आपत्ति है आजम खान साहब? तुष्टीकरण की राजनीति। जी सर, सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं ये कौन सा समय है, ये चुनाव का समय है। और चुनाव के समय पे आखिर आपको लगता है क्या कि ये 2-4-10 दिनों में ये सारे सीए का पालन हो जाएगा? बिल्कुल पालन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा साबित होकर रह जाएगा। हम लोगों की जो आपत्तियां हैं उस आपत्ति को संविधान सभा, जो संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी ने कहा था, संसदीय समिति को सिफारिश की थी उन्होंने कि आप बजाय समूहों के आप कह दीजिए कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। यकीनन बात दोनों एक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो इन देशों से आएंगे उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, तो ये हमारे संविधान की जो मूल भावना है, प्रस्तावना है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान सेकुलर है, पंथनिरपेक्ष है, उसको ठेस नहीं पहुंचती है। हम लोग इंडिया अलायंस या विपक्ष का मानना यही है कि भाजपा गाहे बगाहे टेस्ट करने की कोशिश करती है कि आने वाले दिनों में हम संविधान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उनमें से एक चीज है ये। तो इसलिए अभी के भाजपा के सांसद आनंद हेगड़े जी ने कहा है कि आप हमें आजम खान साहब एक मिनट, मसला ये नहीं मित्र, अब जवाब लो। आपने कुछ तथ्य छुपा दिए। आपने संविधान का जिक्र किया। जी बताइए। संविधान में अल्पसंख्यक के लिए जब बात कही गई तो अल्पसंख्यकों को स्पेसिफाई किया गया। भाई साहब, माइनॉरिटी कमीशन जब देश ने बनाया तो उसमें लिखत पढ़त में अल्पसंख्यक बताए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अल्पसंख्यक बोले चाहिए उसको लाइन में खड़ा कर लो ना जी, लिखत पढ़त में संसद ने मोहर लगाई है। जैन है रुकिए भाई, जैन है, अरे रुको भाई, सुनिए सर, अरे ना अभी रुको आप। जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, नव बौद्ध, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, संसद की मोहर लगी। इसमें कौन सी आपने बात कर दी कि जी केवल अल्पसंख्यक लिखते, फिर उधर से चाहे जो आ जाता? नहीं जी। और रोहिंग्या जब आए तो समस्या नहीं हुई, सही बात, बोले उनको आने दो जी, आने दो। लेकिन आजम भाई अभी नहीं आएंगे दोबारा में, लेकिन कोई हिंदू पाकिस्तान से लुटपीट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए भारत में। मैं तो हैरान हूं। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को आज के एतराज से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो इस बात से नाराज है कि 4 साल क्यों लगाए, तुम्हें मेरी कसम 19 में क्यों नहीं लाए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे सब छोड़िए, मेरी नाराजगी इस बात पर है कि 4 साल क्यों लगे। इतनी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। क्या आप नाराज हो गए कि इतना टाइम क्यों लिया, जल्दी क्यों नहीं आए? राज भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस पे किसी की हाँ हो या ना हो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बस एक चीज सबको जाननी चाहिए कि जो भी आप एक्ट करते हैं, कोई भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, उसके पीछे की नीयत जरूर देखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल एक पट्टी चल रही है सब जगह चैनलों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गारंटी पूरी की। मैं कह रहा 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना था, किसानों की आय दुगनी करनी थी,
सारी बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी थी, नारी को सुरक्षा प्रदान करनी थी, क्या ये गारंटी नहीं थी? और मैं ये मान रहा हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात कहना, सीएए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जहां पे पक्ष और विपक्ष इसी में उलझे रहे। सीएए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। और मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब ये माध्यमिक शिक्षा में सारे टीचर मिल जाएंगे। मेरा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब किसान संपन्न हो जाएगा। मैं संपन्न हो जाएगा। आप ये चला रहे सीए आ गया, सीए आ गया, बड़ी अच्छी जी आपने बड़ी अच्छी बातें की राज भाई। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, दो बातें। जो समझ कांग्रेस ने आज विकसित की, जो राज भाई ने हमको बताई, ये समझ इंदिरा गांधी के समय में विकसित क्यों नहीं हुई, जवाहरलाल के समय में विकसित क्यों नहीं हुई? कि सब काम छोड़ो, रोजगार देश में पूरा होना चाहिए, 100% हर हाथ को काम, नहीं हुई ना। और कहना चाहिए पोखरण छोड़ो, उधर दिमाग मत लगाओ, एजेंडा बना रहे हो, हर गांव में अस्पताल खोलो पहले, उसके बाद पोखरण होगा। पाकिस्तान आक्रमण करते कोई दिक्कत नहीं, कभी समझ नहीं आई। और आज जयराम रमेश और बाकी जो नेता हैं, राहुल गांधी, उनसे कम मैं नाम उद्धृत करता हूं, इतिहास में मिल जाएंगे मेरे कहे को प्रमाण। महात्मा गांधी, मैं मानता हूं राहुल गांधी से तो बड़े नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 4-5 नाम मैंने लिए। इन पांचों ने आप भी सुन लीजिएगा, आजम खान साहब आगे काम आएगा। इन पांचों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की गारंटी दी थी, बिल्कुल, कि जो भारतीय लोग वहां हैं पाकिस्तान में, हम उनसे, तब बांग्लादेश तो था नहीं, हम उनको ये वचन देते हैं कि जिस दिन वो कष्ट में होंगे और भारत आना चाहेंगे, मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करता हूं, गांधी ने कहा कि भारत दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा, ये मेरा वचन है। सही। वो जयराम रमेश से छोटे नेता थे, जयराम रमेश से या वो मुरादाबाद वाले एमपी से कम समझदार थे। किस बात कर रहे हो? कहीं तो सोचो। या तो आप ये कहते हो वो लोग चिरकुट थे, हम बड़े हैं, कि किसी भी तरह साहस है। राघवेंद्र जी, सारी भाई योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मानवता का फैसला है, तो अखिलेश जी ने कहा कि भाई पहले यहाँ के सब लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली, यहाँ वाले उधर बाहर जा रहे हो, आप बाहर से अंदर ला रहे हो, ये क्या तरीका है? उनकी आपत्ति है, और उनके सांसद की आपत्ति है कि भाई इसमें मुसलमान क्यों नहीं जोड़ा। अमिताभ जी, एक शब्द बता दें, एक देसी कहावत है, मटके में ऊँट तलाशने का प्रयास ये कर रहे हैं। अब आज की तारीख में ये लोग सब हाशिए पर खड़े हैं। अब ये क्या कह सकते हैं? उस देश में तो चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं नगर निगम के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते रहते हैं। ऐसा कौन सा भैया समय है जब चुनाव नहीं होते हैं? ये लोग इस प्रकार का गाना गाते हैं। मेरे जहन में सवाल आता है, भारत सेकुलर आज तो हुआ नहीं, हमने 15 अगस्त 1947 को ये तय कर लिया क्या? बल्कि उससे पहले कर लिया, जब जिन्ना उत्पात मचा रहे थे तब भी भारत ने तय कर लिया था कि हम जिन्ना के रास्ते के समर्थक नहीं, हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं रखेंगे, धर्म आधारित राष्ट्र। हालांकि रखते तो कोई भाई का लाल हाथ नहीं पकड़ सकता था उस वक्त ना। जिस बिना पर देश विभाजित हुआ, ये घोषणा हो जाती भारत हिंदू राष्ट्र, तो कौन रोक रहा था? कोई नहीं, जय जयकार होती। लेकिन वो भारत ने स्वीकार नहीं किया। जब माइनॉरिटी कमीशन बना पार्लियामेंट में, तो ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि भाई माइनॉरिटी कमीशन की बात संविधान के मूल भाव के विरोध में? संविधान कहता है सारे नागरिक बराबर हैं, उनमें जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए नहीं। उसके जो कायदे कानून संसद ने पारित किए, वो धर्म के आधार पर ही भेदभाव को लेजिटिमेट किया, लीगल किया। इसमें क्या समझ? ये तो सच है ना आदम भाई? तो सर, संविधान ने ही मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29, 30, जिसके बिना पे ही माइनॉरिटी कमीशन आता है, लिंग्विस्टिक कमीशन है, ये सारे कमीशन वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक आजम खान, भारत के संविधान का मूल चेहरा है, मूल स्वर है, उसका प्राण तत्व है ना, सभी नागरिक समान। एक मिनट रुको भाई, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये भारत के संविधान का मोटो है। क्या इस मोटो के खिलाफ होता है जब हम माइनॉरिटी कमीशन बना देते हैं? ठीक, जैसे संविधान समिति ने ही संविधान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों ने ही संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में माइनॉरिटीज राइट्स दिए हैं। तभी माइनॉरिटीज राइट्स की बात करती है, यहाँ जो विपक्ष की बात करता है। और संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में ये कहा गया कि आजम खान साहब, एक मिनट रुकिए। आजम खान साहब, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा का पी नहीं चलेगा। नहीं, कड़वा या तो ये कह दो, एक मिनट रुक जाओ भाई, या तो संविधान की नजर में हर नागरिक बराबर, या तो इस बात को मानो, या इस बात को मानो कि सब बराबर नहीं भाई। कोई मलाई चाप खाएगा, कोई छोले खाएगा, किसी को छोले मिलेगा, किसी को नमक मिलेगा केवल खाने के लिए। क्या नहीं, कोई दो राय नहीं। और संविधान कहता है कि अनुच्छेद 14 ये कह रहा है कि भारत का सभी नागरिक बराबर है, ठीक है। और संविधान धर्मनिरपेक्ष, ये भी संविधान की मूल प्रस्तावना है। भारत लोकतांत्रिक होगा, ये भी मूल प्रस्तावना है। लेकिन उन्हीं में संविधान निर्माताओं ने जो अधिकार दिए थे, वो संविधान निर्माताओं को उस टाइम उचित लगा होगा, तब उन्होंने वो अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों की बात अगर ठीक आजम खान साहब, ठीक। इस देश में राज भाई, एक और सवाल खड़ा होता है, आज नहीं तो कल मेरी भविष्यवाणी लिख लो मित्र, क्या? और आजम खान आपसे भी कहेंगे साहब, सब लोग तैयारी कर लो उसके पर बहस करने के लिए, क्योंकि चर्चा करनी पड़ेगी। आज हो चाहे 2 साल में हो चाहे 4 साल में हो, अल्पसंख्यक
कौन है, इसके निर्धारण की कसौटी देश नहीं रहेगा, क्या राज्य रहेगा, और हो सकता है जिला हो जाए। इसके लिए तैयार रहिएगा आजम खान साहब, आप भी, राज भाई आप भी, तब नाराज मत होइएगा। क्या संविधान की सुन लीजिए, संविधान का पूरा सम्मान करते हुए इसको क्राइटेरिया के निर्धारण में जिला लगा दिया, लगा देगा भारत का संसद, काम खत्म। कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, गजब बात है ना, गजब बात है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई माइनॉरिटी है, गजब बात है ना। जहां 85% क्रिश्चियन है उस इलाके में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो एक विचार यह भी हो रहा है कि क्यों ना इसको जिला के स्तर पर बांट दे। पंजाब में सिख माइनॉरिटी है, गुजरात में सिख माइनॉरिटी समझ में आता है, जहां से जगरदोशी है, लेकिन पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी के बीच में ये माइनॉरिटी जम नहीं रहा, राज भाई नहीं। और आपके वो जो नेता थे ना, कौन नेता, सुन लो, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी के चाचा उपराष्ट्रपति है ना, हामिद, वो जो एक दौर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आपकी सरकार में, तो मैंने उनको सुझाव दिया था, क्या तो उन्हें एसी तेज करा दिया, बोले बड़े घुटन सी हो रही है, एसी तेज करो, क्या मैंने कहा इस दिशा में सोचो, इस माइनॉरिटी कौन कहां है ये तय करने के लिए जिला को सक्षम बना दो। राज भाई ये तरीका ठीक है ना? ठीक है, इसमें तो आपत्ति नहीं होगी। केरल में क्रिश्चियन, वायनाड में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, गजब गुरु, कंबल ओढ़ के घी पी रहे सब लोग, नहीं अब बोले संविधान ने लिख दिया, तो कोई इसमें तो फिर लड़ाई नहीं होगी कि किसी दिन ऐसा मान लो मोदी कर दे, फिर आप लोग आ जाओ बोले नहीं कैसे कर दिया। राज भाई नहीं है। आजम खान साहब आपको भी आपत्ति नहीं होगी? तब रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, नहीं रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है फिलहाल, और औचित्य कैसे नहीं है भाई, औचित्य कैसे नहीं हो रही है कि चुनाव के टाइम पे किसी ने सीए को होली इनकार नहीं किया। सीए को जब हम एनआरसी और एनपीआर से जोड़ के जब देखते हैं तब लोगों में शक पैदा होता है। और ये बात माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में खुद कही है, क्रोनोलॉजी समझिए आप, तो क्रोनोलॉजी जब आप समझाएंगे भाजपा के लोग तो शक पैदा होगा, किसी को जबरदस्ती शक पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राघवन जी मैं समझ गया दर्द कहां है, क्या डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुआयने में पता लग जाता दर्द कहां है देह में। आजम भाई समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने इशारे में बात कही थी कि यहां दर्द नहीं है, दर्द ये है जो दो आगे पीछे है कानून, उनसे एनआरसी, उनका देश में हर नागरिक का नाम एक रजिस्टर में दर्ज हो, इसमें बुराई क्या है राघवन जी? नहीं मान लो अभी शादी में ना भी कहा होता क्रोनोलॉजी समझिए, तब भी ये जरूरी बात है। कोई बाबा जी का भंडारा तो है नहीं कि सब तरफ खेत में भंडारा हो रहा, सब तरफ सीमा खुली है, लिखा पढ़ी होना चाहिए। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं, और वीडियो आज का बहुत ज़बरदस्त रहा। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा जो है तर्कों पे इन लोगों को जो है हमेशा एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि जो अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट रहती है वो हमेशा तर्कों पर आधारित रहती है। अमिताभ जी किसी को जो है इधर उधर की बात नहीं करने देते हैं। सीए कानून जो है उसका जो बहुत दिनों से मांग चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी था कि हमारी जब भी सरकार आएगी सीए एनआरसी और इस तरह के जो है कानून हम लेके आएंगे। तो सीए कानून लागू हो गया है, अमित शाह जी ने जो है इसको जो है वो कर दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। अब जो है डिबेट में आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो आजम खान है, कितनी ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है। जब कभी रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी उस तरह के मुस्लिम जो आते हैं, तब इन लोगों को जो है उनके प्रति बड़ी संवेदना वो रहती है, उनको जो है सरकार जो है उनको सुविधाएं दे, उनको नागरिकता दे, उनके लिए हमेशा लोग मतलब आगे रहेंगे। लेकिन वहीं जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सताए हुए जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे, तो उनको अगर कोई मतलब सरकार सुविधा दे रही है, हिंदुओं को या सिख को, बौद्ध को, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और ये लोग जो है वही अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ऐसे कानूनों का जो है विरोध करने लगते हैं। और खास करके कांग्रेस पार्टी हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई, ये लोग तो हमेशा से इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा आप लोगों ने देखा किस तरह से बोल रहे हैं कि सीए से क्या होने वाला, क्या मतलब हो जाएगा, पब्लिक को जो है रोजगार कैसे मिलेगा और ये कैसे मिलेगा। ये मतलब कोई कानून आए तो उसको इस तरह की चीज़ों से जोड़ देते हैं, उसको जो है हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अमिताभ जी हैं वो हमेशा तर्कों पे बात करते हैं। अमिताभ जी ने जो है जिक्र किया कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो वो जो है धर्म के आधार पे एक देश बन गया अलग, लेकिन भारत को उसी टाइम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। तो उस टाइम कोई भी मतलब इसको रोक नहीं सकता था। लेकिन वही है कि ना, ये लोग हमेशा से जो है शुरुआत से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। इसी चक्कर में भारत को जो है सेकुलर मतलब बना दिया, और जो अगला जो देश बना जो धर्म के आधार पर मुस्लिम देश बन गया पाकिस्तान। तो दोस्तों आज की डिबेट कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको इसी तरह की डिबेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।